हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 29 ऑफ जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट 2 आर्टिकल्स हैं जो कल न्यूज़ थी, ठीक है, कि संडे नाइट को जम्मू में एक एयरफोर्स बेस पर 2 ड्रोन से अटैक किया जाता है और एक्सप्लोजिव वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट के चलते वैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर 2 हमारे वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल्स थे उनको इंजरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एडिटर का ओपिनियन है, यहाँ पर राइटर का ओपिनियन है, जानेंगे दोनों को। इसके अलावा दूसरा मैटर हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जो एफोरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन की हम एफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन या फिर आप कहोगे कि जो भी लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसके रिवाइवल को लेकर के हम कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से लोकल्स को एम्पावर करके हम बेनिफिशियल स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे कि इकोलॉजी भी बेनिफिट में जाए और वो लोकल्स की लाइवलीहुड भी इजी हो पाए, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे कंजर्वेशन एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट यहाँ से हम निकालेंगे कि रेसिज्म जो है वो स्पोर्ट्स से बिल्कुल सेपरेट नहीं रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो कास्ट सिस्टम, रिलीजन का ये सेगमेंट रहता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखोगे तो रेस मतलब ब्लैक वाइट कलर्ड इस तरीके से कंपैरिजन रहता है। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग का एक इंटरव्यू है, उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें समझने को मिलेंगे, जानेंगे। एक ये जो नीचे है द रियल मिस्ट्री, इस आर्टिकल में देखो काम का तो कुछ है नहीं, बस एक इतना सा पॉइंट आपको अगर पता है कि हो भी सकता है पता, और नहीं पता है तो आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे तो पता पड़ जाएगा आपको कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये एक थ्योरी है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो प्लेन क्रैश के चलते हुई थी, पर वो रियलिटी पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं गुमनामी बाबा के नाम पे वो घूमते रहे, ये थ्योरी भी एक चल रही है। एक जो ये थ्योरी हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ी है वो मैंने आपको बताई दी कि हाँ प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान में, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे समथिंग चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये कि सुभाष चंद्र बोस की एक कैप वो मिसिंग है म्यूजियम से, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो रियल मिस्ट्री है वो इतनी सी है, बाकी एक बार और कुछ काम की चीज़ लगी नहीं मुझे। तो देखो 4 आर्टिकल्स हैं हमारे पास में, चारों डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइडिया पेज की बात करें तो देखो यहाँ पर तो है इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल रिलेटेड, एंगेजिंग द वर्ल्ड लाइक चाइना, ठीक है। यहाँ पर ई रिटेल जाइंट्स, ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें उनसे रिलेटेड है, ये इसको भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। और इधर ओलंपिक्स को लेकर के आर्टिकल है। तो पॉइंट ये है कि ये आइडिया पेज पर तीनों आर्टिकल्स में से कुछ ना कुछ हमारे लिए अगर काम का निकलता है तो वो देखेंगे। बाकी एक आर्टिकल तो है इसी राजा मोहन जी वाला, तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे में आइडिया पेज वाले आर्टिकल्स एक बार मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो एडिटोरियल को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है मैच्योरिटी एंड कॉशन। देखो अभी ड्रोन्स का यूज़ करके अभी अटैक किया गया हमारे इंडियन एयरफोर्स बेस पे, जहां पर 2 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल को इंजरी हुई है। और ये जो अटैक हुआ है इसमें जो एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है वो है आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, इसका यूज़ किया गया है। तो ऐसे में ड्रोन्स का यूज़ होना, चाहे वो टैक्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चाहे ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों चीज़ों में टैक्टिक्स का मतलब तो ये हो गया कि आप अपने दुश्मन को हराने के लिए इनका यूज़ कर रहे हो अपनी खुद की एक रणनीति में। ऑपरेशनल कैलकुलस का मतलब हो गया कि हाँ आप जो डे टू डे बेसिस पे जो अपनी खुद की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंडक्ट करते हो। तो ऐसे में जम्मू में जो है अभी अटैक हुआ है, इससे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवी भी बोला जाता है इन ड्रोन्स को, तो इनका यूज़ अपने आप में फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या इंडिया इस चीज़ के लिए रेडी है कि टेक्निकल वॉरफेयर पे भी या टेक्निकल फ्रंट पे भी इंडिया पाकिस्तान या चाइना जैसे कंट्रीज़ को कंटेन कर सकता है, टैकल कर सकता है। फिर यहाँ पर आता है कि ये जो अटैक हुआ है ये 2 रीजन्स की तरफ हमें इंडिकेट करता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपना ध्यान एक तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है। नंबर 1, क्या मिलिट्री के पास में इतनी टेक्नोलॉजी है या फिर रेडीनेस है कि इस तरीके के फ्रंट्स पर हम कंटेन कर सकें हमारे दुश्मन को, या फिर हमारे ऊपर ऐसे अटैक हो तो उनको हम प्रिवेंट कर सकें। तो एक तो टेक्नोलॉजी फ्रंट की बात आ गई। नंबर 2, ये टेरर स्ट्राइक है वो भी एकदम क्रूशियल मोमेंट पे आया जब इंडिया में हम न्यू दिल्ली ने एक तरफ तो
पाकिस्तान के साथ में एंगेजमेंट लगातार कर रखे हैं, जिसका रिजल्ट ये रहा है कि फरवरी से लेकर अब तक सीज फायर ऑब्जर्वेंस में चल रहा है और कोई वायलेशन नहीं हो रहा है एलओसी का क्रॉस। और दूसरी तरफ जो लोकल पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के, उनके साथ में जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। तो ऐसे में यहाँ दोनों चीज़ों पर ध्यान रख के हमें बहुत सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है कि एक भी गलत कदम इन सारी चीज़ों को बिगाड़ सकता है। राइट कि एक तरफ आप पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाह रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, और दूसरी तरफ आपकी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ अगर वीक हैं तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है हमारी खुद की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को। तो पॉइंट यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, बीएसएफ या फिर आर्मी की बात करो, या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बात करो, या फिर पंजाब पुलिस की बात करो, ये देखो ड्रोन्स के बारे में पहले से अवेयर है। बीएसएफ आपको पता है हमारी दो बॉर्डर्स को सिक्योर करती हैं। एक तो है जो रेड क्लिफ, दो रेड क्लिफ है ना, एक तो पाकिस्तान इंडिया के बीच की रेड क्लिफ और एक रेड क्लिफ इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच की, क्योंकि रेड क्लिफ कमीशन ने ही फाइनल किया था। इन दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है परमानेंटली, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो ध्यान रखती हैं। तो उनको आइडिया है कि ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है बॉर्डर के अक्रॉस, जिसमें वेपन्स की स्मगलिंग होती है और पहले भी नोटिस किया जा चुका है। और इसमें जो लेटेस्ट जो आइडेंटिफिकेशन है ड्रोन्स का, वो 14 मई को हुआ था, जब बीएसएफ ने डिटेक्ट किया था एक ड्रोन को जो कि वेपन लेके जा रहा था, और उसने जम्मू में ले जा करके और वेपन ड्रॉप कर दिए थे। ठीक है, और ये चीज़ आई कहाँ से, पाकिस्तान की तरफ से, मतलब बॉर्डर से ऊपर से उड़ते हुए। तो इसमें आप देखो कि एक तरफ तो पाकिस्तान अपने यहाँ से ड्रोन्स वॉरफेयर का यूज़ खुद भी कर रहा है, और दूसरी तरफ यूएसए ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था उस टाइम पे भी यूज़ किया था। एबटाबाद में जो ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया था ना, जो मेन अलकायदा का लीडर था जिसने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे अटैक करवाया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक कराया था 2001 में, तभी तो वॉर ऑन टेरर करके यूएसए ने स्टार्ट किया था अपना एक कैंपेन। तो ऐसे में पाकिस्तान का यूज़ भी किया गया है ड्रोन्स को यूज़ करने के लिए अमेरिका के द्वारा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद भी इसका भुगत भोगी है। एक तरफ जहाँ पे अफगानिस्तान में यूएसए का कैंपेन चल रहा था, तो देखो पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस यूएसए ने चलाए। दूसरी तरफ चाइना की बात भी करें तो चाइना अपने ड्रोन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डेवलपमेंट हो रहा है चाइना के अंदर, जिसमें मिलिट्री पर्पस भी है तो सिविलियन पर्पस भी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास में ड्रोन्स अवेल होना दोनों ओर सिग्नल करते हैं कि हाँ, यूएसए वाले फोर्सेस ने भी यूज़ किया था तो वहाँ से लर्निंग करके पाकिस्तान अपना डेवलप कर सकता है, और दूसरी तरफ चाइना के साथ में रिलेशन अच्छा है जहाँ पर मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए यूएवी टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक ले जाया जा चुका है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एक चीज़, और दिल्ली इस चीज़ को देखो लेकर के अवेयर भी है इन डेवलपमेंट्स को लेकर के। तो हमें ज़रूरत है कि हम जल्दी से जल्दी ग्रेटर अलैक्रिटी, दैट मीन्स हमें क्विकली इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ईगरली, है ना, हम इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को। इंडिया के डिफेंस स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ऐसे में काउंटर मेजर्स की बात यहाँ पर डिपेंड क्या है कि हमें काउंटर मेजर्स तैयार करे जाएं। मैटर ये आ जाता है कि हम कैसे कोई भी इस तरीके का ड्रोन का यूज़ करके हमारे ऊपर अटैक करे तो हम कैसे बचें, या तो उस ड्रोन को उड़ाओ या फिर उस ड्रोन को एकदम बिल्कुल सिग्नल्स जहाँ से भी रिमोटली ऑपरेट किया जा रहा है उसको वहीं की वहीं पे एक तरीके से ट्रैप कर दो उसको, जिससे कि फिर वो वहीं पे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना बंद कर दे रिमोट कंट्रोलिंग। दूसरा, सर्विलियंस इक्विपमेंट्स हमें इंस्टॉल करने होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इन यूएवी से डील आसानी से की जा सके। जैसे अगर ये बॉर्डर है तो इधर से इधर ये क्रॉस करके जाए, अगर यहाँ पे ही हमारे प्रॉपर डिटेक्टर्स इंस्टॉल्ड होंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा काम देखो नॉर्मली किया जाता है जब दिन में लो विजिबिलिटी आवर्स होते हैं। वो कब होते हैं, सुबह के टाइम पे, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, और शाम के टाइम पे जब एकदम रात होने वाली होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस तरीके के एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है। अब देखो बात ऐसी है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट की अगर बात करें तो बहुत कुछ सोच समझ कर हमें आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछला 2 पॉइंट थे ना। सेकंड पॉइंट क्या था कि पाकिस्तान के साथ में भी हम एंगेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकल पॉलिटिकल लीडर्स जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनके साथ में भी हम एंगेज कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लिए जाएं। देखो
NIA, पुलिस और मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ओरिजिन कहाँ से था इन ड्रोन्स का, ये नाइट में जो अटैक किया गया। तो प्रेजेंट एविडेंस जब तक नहीं आते हैं हमारे पास में, तब तक हम किसी भी कंट्री को, पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो बायलैटरल रिलेशंस है वो आपको पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस सीज फायर को ऑब्जर्वेंस में लिया हुआ है, और अभी कैसे जैसे थोड़ा बहुत डायलॉग शुरू हुआ है। तो ऐसे में अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ हैं ये, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कश्मीर में क्या हो रहा है, एक तरीके से एलिनिएशन बहुत ज़्यादा हो गया यूथ का, तो वो लोग भी तो कर सकते हैं ना। तो इनमें हमें कहीं ना कहीं एक लाइन खींचने की ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तानी मिलिट्री की बात करें तो उस तरफ से हम कभी भी ब्लेम तो कर दो चाहे अभी, पर जब तक हमारे पास में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे एविडेंसेस अवेलेबल ना हो तब तक हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि अभी जो बातचीत की गई थी कि हाँ जी स्टेटहुड को लेकर के रिस्टोरेशन दिया जाएगा, डिलिमिटेशन, देन इलेक्शन, देन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए, या फिर जो पॉलिटिकल प्रोसेस में कैसे जैसे वहाँ पर पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ इंटरनल ऐसे तत्व हैं जो चाहते ही नहीं है वो कश्मीर में शांति, तो वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में डायलॉग भी ख़त्म करें, इन सारी मतलब जो भी अभी डेवलपमेंट्स हैं इनको डिरेल करने की कोशिशें की जा सकती है। तो एक मैच्योर, कॉशियस और बहुत सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है कि भाई ये एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा है किसकी, उसको तब फेल किया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लिए तो मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये तो देखो एडिटर के ओपिनियन थे, एकदम बैलेंस्ड ओपिनियन। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल भी मैटर तो वही है, द ड्रोन रेस। इस आर्टिकल में देखो एस कृष्णा स्वामी, ये एयरफोर्स में ऑलरेडी चीफ रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, तो इनके ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं एडिटर के ओपिनियन से। देखो क्या है मुद्दा, वैसे तो इतना ऑपोजिट नहीं जा रहा है, यहाँ पर ये प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देखो 26-27 जून की रात को पाकिस्तान की तरफ से 2 ड्रोन आते हैं, ये कहा जाता है रिपोर्टेडली, ये ध्यान रखना पाकिस्तान की तरफ से नहीं, सॉरी, ये देखो जम्मू एयरफील्ड पे आते हैं एक्सप्लोसिव डिवाइस लेकर के, और वो ले जा करके डाल देते हैं वहाँ पर उसको, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को। और होता क्या है, 2 प्लेसेस को वो टारगेट करते हैं। एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले रीजन में, कि वहाँ पर मतलब एक तरीके से डैमेज तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो जाता है कि डैमेज कम हुआ है तो हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, डैमेज कम हो या ज़्यादा हो। वहाँ पर जो स्टैंड बायर्स थे उन पर भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से हर्ट होन करने की कोशिश की गई, पर जो मेन जो अटैक हुआ वो उसमें 2 सोल्जर्स या जो 2 हमारे एयरफोर्स पर्सनल से थे, उनको थोड़ी इंजरी हुई है। तो देखो यहाँ पर एक डाउट, कंफ्यूजन आ रहा है, और एक जो यहाँ पर शॉक है वो भी कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमें अब सोच समझ करके आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर जो भी डिप्लॉयड पर्सनल्स थे उन्होंने कोई भी ऐसा कोई एक तरीके से शुरुआत नहीं कर रही, कोई लड़ाई नहीं चल रही है, LOC का क्रॉस कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ होना हमें सवाल खड़े करती है कि हमें अब क्या करने की ज़रूरत है। एक तरफ देखें कि अगर इस पूरे डिफेंस और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक की बात करें, देखो पिछले कई दिनों की अगर कई जो अटैक हुए हैं, जिसमें पठानकोट की बात करो, पठानकोट के एयरबेस पे अटैक था वो भी। ठीक है, अभी आप देखिए मिलिट्री पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये मिलिटेंट्स के द्वारा या फिर जो भी टेररिस्ट हैं या फिर पाकिस्तान के द्वारा, कि मेन फोकस कहाँ पर आ रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वीक किया जाए इंडिया की को। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पॉसिबल ये हो सकता है कि पाकिस्तान का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट निकल के आए, क्योंकि पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पर ड्रोन्स का यूज़ किया गया है, और ड्रोन्स आए किधर से हैं, पाकिस्तान की तरफ से, और वो क्या कर रहे हैं, म्यूनिशन, राइफल्स या फिर जो भी एसेंशियल सपोर्ट, टेरर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एसेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब अल्टीमेटली इनके लिए एक अम्ब्रेला टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, वेपन्स की सप्लाई, जो कि BSF ने, पंजाब पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बार ट्रेस किया है। ठीक है, और इसके अलावा एयरफोर्स बेस को अटैक करना और उसका भी उसमें भी यूज़ करना ड्रोन का, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है कि क्या इंडिया के पास में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इस ड्रोन जैसे जो UAVs हैं इनको हम टैकल कर सकते हैं, इनको कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट किस पे हो रहा है जी, ये देखो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कैसे भी करके
एक एक्यूरेटली टारगेट किया जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने एक अपने अंदर एक आदत डाल ली है डिनाइबिलिटी, कि भाई जो कुछ भी हो हम तो मना ही करेंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जबकि ये ड्रोन बेस्ड ऑपरेशन इंडिया के अगेंस्ट में लगातार पाकिस्तान की ज़मीन से हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको पता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? राइटर का एक तो ये कहना है। दूसरा, इस तरीके की जो एक्ट्स हैं ये पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्टर्ब करता है, चाहे इंडिया के साथ बात करो या उनकी खुद की जो लोकल जो पीस है, या फिर इस रीजन की बात करें, साउथ एशियन रीजन की, तो उसमें भी पाकिस्तान की इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का है। तो ऐसे में इस रीजन में अशांति फैलाने में पाकिस्तान कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इंडिया इस तरीके के इंसिडेंट को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, चाहे कैजुअलिटी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नुकसान हो या ना हो, हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना कर सकता है। और ये इतना आसान भी नहीं होगा कि हम ये कहाँ से आया, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ड्रोन्स आए कहाँ से, इसका सवाल मतलब ट्रेस करने में मुश्किलें होती हैं। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है कि गाज़ा स्ट्रिप से जो इज़राइल के ऊपर अटैक किए गए रॉकेट्स के द्वारा, उसका तरीका बड़ा गजब तरीका था कि उन्होंने ट्रक्स में, जीप्स में रॉकेट रख लिए और उनको लॉन्च करके और ट्रक्स को मूव करके ले गए। तो ऐसे में ओरिजिन का पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ से किसने किया, क्योंकि ट्रक्स और जीप में रोड पे गए, लॉन्च कर दिया रॉकेट और वहाँ से मूव करके कहीं और ले गए उन ट्रक्स को या जीप्स को। तो ऐसे में पता ही नहीं पड़ता। तो लॉन्च एंड स्कूट, इस स्कूट का मतलब है भागना, कि हाँ भाई लॉन्च कर दिया रॉकेट, अब भाग जाओ वहाँ से। तो ऐसे में आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है उस पर्टिकुलर ड्रोन का। और यही चीज़ कहीं ना कहीं शॉकिंग है हमारे लिए। हमें इंटेंसिफाई करना पड़ेगा 24/7 ऑब्जर्वेशन को कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके लिए हमें प्रॉपरली एक कहता है ना कि हाई टेक्नोलॉजी बेसिस पे डिटेक्टर्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आज दूसरे कंट्रीज़ की बात करें जो पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन अच्छे मेंटेन करके चल रहे हैं अभी, जिनमें एक तो चाइना है और एक टर्की। बोलो इन दोनों कंट्रीज़ ने UAVs मतलब ड्रोन्स का अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया अपने लेवल पे। और इसमें जो अभी इंडिया की तरफ से जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या इंडिया अपने लेवल पे जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, वो अभी तक मैच नहीं कर पा रहा है इस तरीके के डेवलपमेंट को। क्योंकि अभी तक भी DRDO ने जितनी बार भी बोला है, हमारे यहाँ पर DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें बोला स्पीड बहुत कम है। तो ऐसे में एक तरफ चाइना ने बहुत जल्दी अपना डेवलपमेंट कर लिया, तो दूसरी तरफ अगर DRDO नहीं करेगा तो चाइना क्या है, पाकिस्तान के थ्रू फिर इंडिया को कंटेन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में हमें हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बहुत स्पीड अप करने की ज़रूरत है, तभी हम प्रॉपरली रिटेलिएट कर पाएंगे। फिर राइटर बोल रहे हैं कि कुछ सालों पहले की बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों UAVs को लेकर के बहुत सारी मतलब बातचीत हो रही थी, बहुत सारे इंटेंसिफिकेशन हो रहा था कि कैसे भी करके हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम इंश्योर करें, ठीक है। UAVs की बात करें तो ये देखो ईजीली, आसानी से क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर्स को, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जितने भी UAVs आए उनमें से कईयों को क्रैश भी किया जा चुका है, और पाकिस्तान में भी इंडिया की तरफ से कुछ ड्रोन्स गए उनको वहाँ पर टैकल किया गया है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने अपने तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन या स्पाइंग करना चाह रहे हैं ड्रोन्स का यूज़ करके, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों तरफ एकदम कान खड़े हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं। पर वही चीज़ है कि हम कितना जल्दी अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंश्योर कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, एकदम क्लियर आ जाती है कि UAV जो है वो इंटरसेप्ट किए जाते हैं। देखो हमारे इधर भी इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं कि हाँ जी UAV आ गया, उसको ट्रैक कर लिया और उसको फिर बाद में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखो इंडिया की तरफ से जो स्पाइंग ड्रोन्स है वो भेजे जाते हैं, तो उनको भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ऐसे में कॉम्बैट करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब भी आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की बात करो या कोई भी अटैक की बात करो। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, कभी साइबर अटैक की बात करो, तो कॉम्बैट का मतलब आपकी कंटेन कर सको अपने दुश्मन को। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने आप को एडवांस करने की ज़रूरत है। DRDO की बात मैं पहले बोल ही चुका हूँ आपको कि DRDO की बातें बार बार सुन रहे हैं, पर अभी तक भी कोई ब्रेक थ्रू हमें मिल नहीं रहा। अभी तक भी कोई सीरियस ऑपरेशनलाइजिंग इक्विपमेंट नहीं मिल रहे जो कि UAV या फिर ड्रोन्स को हम टैकल कर सकें, या हम हमारे लेवल पे UAVs या ड्रोन डेवलप कर पाएँ जो कि हाई लेवल तक अच्छा काम कर पाएँ।
अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने भी लगातार एक्सपीरियंस किया है, डीआरडीओ ने भी एक्सपीरियंस किया है कि यूएवी या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, ये लगातार एडवांस होती चली जा रही है और इसको डेवलप करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो कम होती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी का तो आपको पता है कि कई ज़माने में जो फीचर फ़ोन आया करते थे, छोटे वाले फ़ोन, वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के आते थे, जब लोगों की इनकम ही मंथली 5-6 हज़ार रुपये हुआ करती थी। और आज स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जिनके अंदर कितने सारे फीचर्स हैं, टीवीज़ को, घड़ियों को, अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड अलग अलग इक्विपमेंट्स को रिप्लेस कर चुके हैं स्मार्टफोन। तो टेक्नोलॉजी में तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ में एडवांसमेंट भी आता है और साथ साथ में आप देख सकते हो कि वो सस्ती भी होती चली जाती है। तो कॉस्ट रिडक्शन भी फेवर करता है, ठीक है, जो दुश्मन देश हैं या दुश्मन लोग जो भी हैं उनको, और साथ में अच्छी टेक्नोलॉजी अगर वो यूज़ कर लेते हैं ड्रोन्स में तो वो हमें ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हमें आज देखना पड़ेगा कि ड्रोन्स का कितना ज़्यादा स्कोप खुल रहा है, चाहे हम सिविलियन यूसेस की बात करें, जैसे कि पिज़्ज़ा डिलीवरी की बात करो या कोई पार्सल डिलीवर करना है उसकी बात कर लो, और ये तो हो गया। इसके अलावा पेलोड कैपेसिटी की, कितना लोड वहाँ पर, कितना वज़न उठा करके ड्रोन ले जा सकता है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। और एंड्योरेंस की, हाँ, कितनी देर पेशेंस के साथ साथ में एकदम एक्यूरेसी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, रेंज बहुत बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे बैटरी साइज बढ़ा देते हैं, बैटरी साइज बढ़ गई तो दूर तक ले जा करके वो अपने सामान को डिलीवर कर सकते हैं। जब ये पिज़्ज़ा, पार्सल्स, पेलोड कैपेसिटी ये सब बढ़ रहा है तो ऐसे परिस्थितियों में क्या वेपन ले जाना मुश्किल होगा इनके लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमें कि जो इक्विपमेंट्स है इनका जो यूज़ किया जा रहा है इनको काउंटर करना चाहिए, जिसके लिए हमें काउंटर ड्रोन स्ट्रेटजी, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होती है इन ड्रोन्स के साथ में कि ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और प्लास्टिक के बने होने के चक्कर में रडार भी इनको प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसे में इनको डिटेक्शन के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ तो किया जा रहा है, वहाँ तक तो ठीक है, पर दूसरी तरफ मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, एक चीज़। इसके अलावा आप देखो कि ड्रोन्स की अगर बात करें तो दो तरीके के आप ड्रोन्स को देखोगे। ड्रोन जिसको बोला जाता है वो तो एक क्वाड कॉप्टर होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि 4 पंखे लगे रहते हैं वर्टिकली। तो ऐसे में ये जो 4 पंखे होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी एक ड्रोन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं होवर, ठीक है। होवरिंग का मतलब होता है कि आप एक जगह पे उनको लोकेट कर सको। ये तो हो गया आपके ड्रोन्स, तो इनका तो यूज ज़्यादातर किया जाता है। दूसरी तरफ एक यूएवीज होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनकी बात करें तो वो एक तरीके के प्लेन होते हैं जो कि रिमोटली ऑपरेट होते हैं, ठीक है, पर उनको एक जगह पे लोकेट नहीं कर सकते हो। फर्क इतना सही है इन दोनों के अंदर, एक प्लेन है और दूसरा एक हो गया हेलीकॉप्टर टाइप चीज़, ठीक है। तो ये प्लेन वाला सिस्टम तो ऐसा कुछ रहता है, तो ऐसे में आप रिमोटली इनको ऑपरेट करोगे। पर दूसरी तरफ जो है ये जो क्वाड कॉप्टर है जिसमें 4 पंखे लगे रहते हैं, तो इनको एक जगह पे कहीं पे भी रोक सकते हो आप आराम से हवा में, ठीक है। पर दूसरी तरफ ये प्लेन वाला जो सेगमेंट है जिसको यूएवी बोला जाता है वो थोड़ा मुश्किल रहता है। ये टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरोप्लेन को कॉपी किया जाता है जिसमें विंग्स होते हैं, फ्यूजलैग्स होते हैं, ये सारी की चीज़ें। तो ऐसे में होवर करने में इनको मुश्किल आती है। तो ड्रोन्स है ना, ये एक चैलेंजिंग पार्ट है नंबर 1, क्योंकि एक जगह पे ले जा करके वेट करते हैं कि कितनी देर तक कि हाँ अब सूटेबल कंडीशन है डाल दो अब वहाँ पे। तो यही चीज़ अभी की गई है। इसके अलावा ड्रोन्स की हाइट है वो 100 फीट से ज़्यादा हाइट पे उड़ते नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक के बने रहते हैं, तो ऐसे में उनको डिटेक्ट करना मुश्किल रहता है, ओके। और जब भी ये ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं वो हमने देखे ही अभी कि जब दिन ढलने वाला होता है या फिर जब रात जाती रहती है तो सुबह का टाइम, ठीक है, तो दोनों टाइम पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जा सकता है। तो देखो इनका यूज़ रिकॉनेसेंस कि कैसे भी करके सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए, इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन है, नज़रें गड़ाए रखना कि हाँ बॉर्डर पे क्या हलचल हो रही है, उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। पेलोड्स की बात करें वो हमने देखा ही कि मेल पार्सल तो क्या, अब तो वेपन भी वहाँ पर ले जाया जा सकता है, 1 से 25 किलोग्राम तक का वेपन वहाँ तक। और पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है लगातार कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कि कैसे भी करके इंडिया में इंस्टेबिलिटी बने। और एक छोटा सा कुछ किलोग्राम का पैकेट अगर RDX का डाल दिए तो वो भी अच्छा खासा डैमेज कर देता है। तो ऐसे में
ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, यूएवी, ड्रोन्स, इनका यूज़ करना और इनकी कैपेबिलिटी जो है वो लगातार इंप्रूव होती चली जा रही है, क्योंकि पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि बॉर्डर से वो कितना अंदर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। अच्छा, एक टास्क आपके लिए है कि यूएवीज के लिए जो रेगुलेशन के लिए जो रूल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, उन रूल्स को एक बार आप पढ़ोगे। ये 2017 या 2018 में आए थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, या 2017 में ही आए थे यूएवीज को रेगुलेट करने के लिए रूल्स। उनको पढ़ लेना जरूर से, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो चीपर ऑप्शन की तरफ जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा कि कैसे भी करके हारेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए अक्रॉस द बॉर्डर। तो ऐसे में एक्यूरेसी, पेलोड और डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी जैसे जैसे ड्रोन्स की बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हमें और ज़्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। हमें यूएवी ड्रोन्स तो खुद के तो तैयार करने हैं ही, पर उसके अलावा हमारे खुद के जो डिटेक्शन सिस्टम्स हैं उनको भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। चाहे हमें ख़रीदारी करनी पड़े मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर करना पड़े, या खुद डेवलप क्यों ना कर लें हमारा यहाँ से। ठीक है, तो गवर्नमेंट का स्टेटस जो है वो डेवलपमेंट पे भी वो होना चाहिए, तो डिटेक्शन पे भी होना चाहिए, तब जाकर के इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में हम एंगेज कर पाएंगे। ठीक है, टास्क फोर्स प्रॉपरली होनी चाहिए, फॉर्म कर देनी चाहिए सरकार को, जो कि टाइम बाउंड मैनर में एक्शन डिक्लेयर करे, सोचे कि हाँ कैसे इन ड्रोन्स को काउंटर किया जा सकता है। एयरबोर्न एक्शंस जो भी हो रहे हैं, जिनमें कि ये एयरबोर्न एक्शंस हम कैसे ले सकते हैं कि हाँ दुश्मन देश को भी हम एक जवाब दे सकें और अटैक हो तो हम खुद को बचा सकें। तो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो देखो ट्रैक्स पे किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल जो फाइबर्स हैं या ऑप्टिकल जो भी सिग्नल्स हैं उनके बेसिस पे भी किया जा सकता है। इंफ्रारेड मीन्स का भी यूज़ किया जा सकता है। मल्टी सेंसर्स का भी यूज़ किया जा सकता है इनको डिटेक्ट करने के लिए, जो भी कोई दुश्मन ड्रोन अगर आए तो हमारी तरफ। तो एफर्ट्स की ज़रूरत है कि एक्सेलरेट किए जाएँ इनको। ठीक है, डिटेक्शन टाइम पे होना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम पे अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो डैमेज करेगा, और डैमेज करेगा तो फिर मतलब क्या है, फिर आप क्या एक तरीके की कॉम्बैट कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो अपने आप की प्रोटेक्शन हमें ज़रूरी है। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं एंगेज करने के, इन पर काम करो। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इट हैपेंड इन बन्नी। आर्टिकल को लिखा है श्रुति अग्रवाल ने, और राइटर जो है वो पॉलिसी रिसर्चर हैं जो कि वर्क कर रही हैं नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस पे, कम्युनिटी राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज पे। मतलब इनका टॉपिक ही यही है रिसर्च का, जिस टॉपिक पे इन्होंने लिखा है, जो कि बड़ा क्रूशियल है इस प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो 14 जून के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग, जो कि डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट के ऊपर चल रहा था। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब तो हो गया कि पेड़ों की कटाई के चलते हैं, या फिर जो लैंड है, सॉइल है, वो वेस्टेज हो गई, बिगड़ गई, मतलब उसमें या तो हाईली सैलाइन हो गई या हाईली वो एसिडिक हो गई, तो ऐसे में वो यूज़फुल नहीं रह पाती। लैंड डिग्रेडेशन हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, और ड्रॉट्स की बात करो कि पानी तो है पर वो पॉल्यूटेड है, यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, पानी है ही नहीं, बारिश ही नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए ये एक हाई लेवल यूएन डायलॉग हुआ था 14 जून को। तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, कि जो ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, अनयूजेबल हो गई हैं, उनको कैसे सेटल किया जाए, और टारगेट है 2030 का, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ही एक पार्ट मानो आप। ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड्स की बात करें तो ये देखो गुजरात में लोकेटेड है, मेनली इसका जो एरिया है, यहाँ पर एक मालधारी करके कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, जो कि पेस्टोरल्स हैं, मतलब अपने ऊँटों को और इनको चराने का इनका काम करती है। तो बन्नी का एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एड्रेस के टाइम पे, और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड लैंड एरिया था, जिसको हमारे यहाँ पर रिस्टोर किया जा चुका है, जिसका फ़ायदा लाइवलीहुड अर्निंग में भी हो रहा है, क्योंकि घास है। अब घास है तो चराई के लिए जो भी जानवर हैं उनको आसानी से मतलब जो पेस्टोरलिस्ट वहाँ पर आदिवासी लोग रह रहे हैं, जो घुमंतु जाति हैं, या फिर जो जानवरों की चराई करवा करके लाइवलीहुड अपनी अर्न करते हैं उन लाइव स्टॉक के बेसिस पे, तो उनको सपोर्ट मिल रहा है। बोले ये एक नोवेल अप्रोच है, जिसके बेसिस पे हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर पा रहे हैं कि बन्नी ग्रासलैंड को रीस्टोर कर लिया। अगर हम देखें, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में से एक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में काम आ सकती है, आप कैसे कैसे हैं। एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और बन्नी में आप देखोगे
तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कम नहीं है, अच्छी खासी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। और पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी मतलब जो जानवरों की चराई करा करके फिर अपनी लाइवलीहुड अर्न करती हैं, वो यहाँ पर रहती हैं। अब आज देखो क्लाइमेट चेंज के चलते वहाँ पर एक इन्वेजिव स्पीसी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि बन्नी ग्रासेस जो है ना, उनका एरिया डिक्लाइन कर रहा है, और उसका नाम है इन्वेजिव स्पीसी का प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अब ये स्पीसी ऐसी है कि इस ग्रासलैंड का लगभग 54% एरिया इसने कवर कर लिया। तो ऐसे में जो नेटिव ग्रास है वो तो ख़त्म हो रही है, और ये जो इन्वेजिव ग्रास है या इन्वेजिव जो ये स्पीसी है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मैं बताता हूँ आपको, इसको जंगली बबूल भी बोलते हैं। कभी देखा होगा आपने कि बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से ये घास इस तरीके से लगी रहती, घास तो क्या झाड़ियाँ होती हैं ये, और एक साथ झुंड में, और जहाँ पर ये लग जाती है ना, वहाँ पर कोई और चीज़ सर्वाइव ही नहीं कर सकती, कोई दूसरी प्लांट्स या कोई भी पेड़ पौधे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते वहाँ पे। तो 54% ग्रासलैंड एरिया को तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया, और यहाँ की यूनिक इकोलॉजी को सीवियरली बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रखा है। तो स्टडी यहाँ पर कंडक्ट हुई है इसी साल की, इन्होंने बोला कि अगर सही तरीके से एक्शन नहीं लिए गए तो बन्नी ग्रासलैंड जो है वो फॉडर स्कैरसिटी की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर जो पेस्टोरल्स हैं जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं इन घास के बेसिस पे, घास के मैदानों के बेसिस पे ही, वो अपनी लाइवलीहुड भी खो देंगे, जिसमें मेन है मालधारी। ठीक है, तो इन्होंने देखो एक इम्पॉर्टेंट काम किया है, वो ये कि मानसून आने से पहले ये जो प्रोसोपिस है, ठीक है, इसको अपरूट कर दिया, मतलब उखाड़ देते हैं वो पहले ही। फिर उसके बाद में जैसे ही मानसून आता है तो जो नेटिव ग्रास है जिसको हम बन्नी ग्रास बोल रहे हैं, वो फिर बाद में रीजनरेट हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या आ रहा है कि जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या है कि बन्नी ग्रासेस रीजनरेट कर पा रही हैं। तो ये एक नोवेल अप्रोच जो है ना, इस नोवेल अप्रोच को हमें और जगह पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो लोकल कम्युनिटीज़ को अगर आप उनको एम्पावर करो तो उनके पास में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, डीप नॉलेज है कि हाँ वहाँ की लोकल इकोलॉजी कैसी है, किस तरीके से वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उनको रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट ओरिएंटेड है वहाँ पर। बन्नी ग्रासेस नहीं होगी तो उनकी खुद की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे में लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रख करके अगर उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स दे दी जाती है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। देखो हमारे पास में फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, इस एक्ट के बारे में भाई अच्छे से पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, डिटेल पढ़ना इसकी। ओके, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें 2006 की, तो इसमें आदिवासी लोगों को या फिर जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों में घूमती रहती हैं, उन लोगों को अधिकार दिए हुए हैं, और उन अधिकारों को बोला जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर उनका खुद का एक तरीके से लाइवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं, और उनका रिस्टोरेशन और उनके मैनेजमेंट के लिए उनको पावर्स भी दी हुई है, इंश्योर किया हुआ है। समस्या पर क्या है कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में तो कर दी गई, पर अभी तक भी एक ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना, उसमें बहुत कमी है। तो आप लोकल इकोलॉजी को अगर आप बचाना चाह रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो इन लोकल कम्युनिटीज़ को क्यों नहीं आप एम्पावर करते, इस पर काम करो। आज अगर बन्नी ग्रासलैंड्स की बात हम कर रहे हैं तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पर डिग्रेडेशन का सामना कर रही है ज़मीन, लगातार उसकी क्वालिटी जो है ज़मीन की ख़राब होती चली जा रही है। इसका रिजल्ट क्या होता है फिर, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कोई ट्रैप ही नहीं है। मतलब एक तो पौधा प्लांट आपने लगाया तो ये जैसे ग्रो करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को ट्रैप भी कर रहा है। अब आप इस पौधे को काटोगे, अब क्या होगा, न तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ रहा है उसको आप ट्रैप कर पा रहे हो, सीक्वेस्ट्रेशन कर पा रहे हो, और ना ही ये, और उल्टा ये अगर लकड़ी जलाई जाती है तो उल्टा और एडिशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। आज हमारे यहाँ पर जितना फॉरेस्ट कवर है ना, उसमें 40% तो डिग्रेडेड कैटेगरी में आता है। ठीक है, इंडिया ने खुद ने अपना कमिटमेंट दिया है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये 14 जून को जो ये जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि भाई 26 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है हम उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, जिसमें 2030 तक का टारगेट लिया गया है। ठीक है, इसको बोला जा रहा है बॉन प्लेज। तो ये नाम ध्यान रख लेना भाई, बॉन प्लेज किससे एसोसिएटेड है, लैंड डी अपग्रेडेशन से। ठीक है, 2030 तक टारगेट लिया है, और उसमें क्या बोला गया है, 26 मिलियन हेक्टेयर जो कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट को करेक्ट करना, लैंड को, जो भी जंगली ज़मीन है उसको।
इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट में जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करें ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने की, तो उसमें भी क्या है कि हम एडिशनल कार्बन सिंक तैयार करेंगे, मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिसमें कि 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 2030 आते आते हम फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर लगा करके कैप्चर कर लेंगे। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को भी रिड्यूस करने की बात की गई है। अगर फॉरेस्ट रीस्टोरेशन की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। बहुत ही, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक तो आप मिटिगेट करो, मिटिगेट का मतलब हो गया कि डैमेज हो गया, उस डैमेज को आपने मिनिमाइज कर दिया। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि आप बचा लो कि हाँ डैमेज हो ही ना, और डैमेज हो गया तो उसमें फिर आप उसको मिनिमम करो, लॉसेस को मिनिमम करो। एक होता है रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब हो गया कि लॉस हो गया, कम भी कर लिया, मिटिगेट भी कर लिया, पर लॉसेस हुए, उसके बावजूद भी आप कुछ टाइम के अंदर अंदर ही फिर से मतलब उठ खड़े हो गए। तो ऐसे में ये प्रिवेंशन, मिटिगेशन और ये जो रेजिलियंस है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखोगे जब भी कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक पे आपको कुछ लिखना हो तो, राइट। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से भी आगे बढ़ के हमें काम करने की ज़रूरत है। क्या ग्लोबल वार्मिंग ही एक बड़ा चैलेंज है? बायोडाइवर्सिटी लॉस भी तो एक बड़ा चैलेंज है ना, हमें बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट लिया है हमने कि आज हम हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के जो भी एस्पिरेशंस हैं उनके लिए जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती हैं। देखो इंडिया ने अपने हिसाब से टारगेट भी किया है, और G20 कंट्रीज, वर्ल्ड की टॉप 20 ग्लोबल जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें सबसे अच्छा परफॉर्म इंडिया ही कर रहा है अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, या जो भी टारगेट फिक्स किए गए थे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत। तो इंडिया में देखो पोटेंशियल बहुत है कि कार्बन को रिमूव किया जा सकता है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन करके। ग्लोबल साउथ की बात करें तो 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, नेचर एंड इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन सॉरी, उसमें आप देख सकते हो कि इंडिया के लगभग 123.3 मिलियन लोग ऐसे हैं, 123.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के आसपास में रहते हैं। तो आप इन लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी दे दो, इन लोगों की एजुकेशन करो, इन लोगों को एम्पावर करो, तो ये क्या फॉरेस्ट को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे? तो पॉइंट क्या है कि इंडिया में कैपेबिलिटी बहुत है। यहाँ से देखो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पे, जिसमें ग्लोबल साउथ की बात करें, ग्लोबल साउथ के ऊपर स्टडी पब्लिश हुई है, नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, तो इंडिया में कैपेसिटी है। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो लोकल कम्युनिटी है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके नंबर्स देखो आप, 123.3 मिलियन है इंडिया में, जो कि फॉरेस्ट एरिया के आसपास में लगभग 8 किलोमीटर की रेंज में रहता है। तो क्यों ना आप रिस्टोरेशन अपॉर्चुनिटी इन्हीं के हाथ में दे दो और इनको एम्पावर करो। तो देखो इनिशिएटिव की बात करें तो पहले भी बहुत किए जा चुके हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री 1970 की, सिमिलरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ट्री ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटी 1980, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन, ये पिछले कई दशकों से लगातार काम कर रहे हैं। पर स्टडीज़ ने क्या किया है कि अभी तक भी रिसोर्सेज का या फिर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका रिस्टोरेशन लिमिटेड लेवल तक ही हो पाया है, लिमिटेड ही फ़ायदा उसका मिल पाया। इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो एक फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है कि आपने जो अप्रोच बनाई है ना, वो क्या है कि लोकल कम्युनिटीज़ को आपने एक्सक्लूड किया है, आपने उनकी जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है उसको एक्सक्लूड किया है, उसको यूज़ नहीं किया। तो आप इनको अपॉर्चुनिटी दो जिससे कि वो अपनी खुद की डिजायर से ही, खुद की इच्छा से ही रिस्टोरेशन की तरफ अपने आप बढ़ने और अपने आप रिस्टोर करें फॉरेस्ट्स को। तो यही तो मेन टारगेट है हमारा। देखो राइट टू प्रोटेक्ट की बात करें, मैनेज की बात करें, रिस्टोर की बात करें, तो 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट की बात करें तो विलेज लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे काम किया जा सकता है। मतलब लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करो। जैसे हम बात करते हैं ना 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, उसी तरीके से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात होती है, जिसमें कि लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने की बात की गई। पर समस्या क्या आ जाती है कि इनके तहत जो राइट्स मिलने चाहिए इनको, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, इनको सही से दिया नहीं जा रहा है। ये इश्यूज़ लगातार अभी भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं ये लॉज।
इसके अलावा बहुत सारे और केसेस देख सकते हैं जहां पर CFR जो है वो इनेबल करती है कि हाँ जी सक्सेसफुल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया जा सकता है। CFR का मतलब हो गया कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। तो इससे फॉरेस्ट को इजीली रिस्टोर किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी वो अपनी खुद की इंश्योर कर पाएंगे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ऐसे में इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना वो सारे काम हमने कर रखे हैं, पर समस्या क्या आ जाती है कि CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिनिमल लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आज की परिस्थितियां देखें तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हो जो कि इंडिया को पुश करते हैं कि आप CFR राइट्स को रिकॉग्नाइज करो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, लोकल लोगों को उनको स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो, पीयर रिव्यू होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि आपके पास में जब एविडेंसेस अवेलेबल है कि हाँ वाकई में, जैसे बन्नी वाला ग्रासलैंड का ही हमने मालदारी कम्युनिटी का एग्जांपल देखा, तो फिर क्यों ना फिर आप दूसरी तरफ भी या दूसरे जहाँ पर भी जो डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेडेड हो चुकी है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हो रहे हैं, तो उनको हम टैकल कर सकते हैं। देखो 2019 में एक स्पेशल रिपोर्ट आई थी IPCC की, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज और लैंड के ऊपर। तो उसमें ये बोला था कि अभी तक भी टाइटलिंग प्रॉपर नहीं की गई है, रिकॉग्निशन नहीं किया जा रहा है इस तरीके के प्रोग्राम्स का, क्योंकि अगर कम्युनिटी लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये हो जाए कि हाँ जी आपके ये अधिकार है और ये अधिकारों के आधार पर ये जंगलों में आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, तो वो लोग फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर पाएंगे। अब वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तभी तो प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे फॉरेस्ट को, और इसी से फिर हम टारगेट भी अचीव कर लेंगे हमारा जो कार्बन स्टोरेज का है। तो ग्लोबल अटेंशन की बात करें तो अभी यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल अटेंशन इज ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये अभी थीम रखी है डिकेड की, इस 2021 से 30 तक के डिकेड की, ये लिख लेना आप ना, ग्लोबल अटेंशन इज ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इंडिया में भी कमिटमेंट लिए रखे हैं, तो क्यों ना हम हमारे एम्बिशियस टारगेट्स को पूरा करें सही तरीके से, जिसमें सबसे बेस्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये चीज़ ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ पर भी फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ पर बेनिफिट हुए हैं और इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट मिला भी है इंटरनेशनली कि हाँ वाकई में ऐसे हम क्लाइमेट चेंज को कम्बेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनके फॉरेस्ट राइट्स को इंश्योर करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। फिर लास्ट आर्टिकल तो देखो सिंपल यही है, रेसिज्म से रिलेटेड है। माइकल होल्डिंग का इंटरव्यू लिया इस इंडियन एक्सप्रेस ने, तो उन्होंने बताया कि बोला स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल तो बता रहे हैं कि बोला अपार्थेड, रंग भेद का जो माहौल बना हुआ था 1990s से पहले साउथ अफ्रीका में, उसके बाद में साउथ अफ्रीकन टीम में एक प्लेयर आते हैं फास्ट बॉलर जिनका नाम है मकाया एंटनी। आपने भी देखा होगा मकाया एंटनी, शॉन पॉल की ये साथ में बॉलिंग किया करते थे। ठीक है, 2006 2005 इस टाइम पे टॉप पे चलती थी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, राइट। तो आप देखो कि मकाया एंटनी अकेला बंदा खेलता था जो ब्लैक था। सेम चीज़ फ्रेंच फुटबॉलर के लिए बोला जा रहा है कि थियरी हेनरी, ये भी बहुत बार इन लोगों को स्टेटमेंट इस तरीके से मिलते थे कि ये जो थियरी हेनरी है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, यूरोप में खेलते थे फ्रांस की तरफ से, तो इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो यूरोप में कोचेज़ को बोला बचा रहे हैं ब्लैक जो प्लेयर्स हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी टीम अगर अच्छी परफॉर्म नहीं करती है फुटबॉल में तो कोच चेंज कर दिए जाते हैं। तो राइटर यहाँ पर एडिटर जो है वो एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड पर 1970s 80s में राज करने वाली वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो सारी की सारी ब्लैक्स की थी, उसके बावजूद स्पोर्ट्स एरिना में भी इस तरीके की बिहेवियर को देखने को मिलता है जहाँ पर ये जो रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो। तो हमारे यहाँ पर तो देखो पहले से ही ट्रेडिशनली हमने देखा कि एजुकेशन अगर प्रॉपरली दी जाती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की बात भी करो, अगर उनको आप अच्छे से सिखाते हो, एजुकेट करते हो कि हाँ जी आपका ये इस तरीके से आप किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते हो, उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो। ठीक है, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल हमने एक प्रीवियसली देखा था ना, इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन, उन्होंने 2013-14 में समथिंग कोई कमेंट किया था रेसिज्म को, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट कमेंट थे उनके, ट्वीट किए हुए थे, तो उसके चलते उनको इंटरनेशनली सस्पेंड ही कर दिया कि भाई आप खेल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी। उस टाइम पर भी माइकल होल्डिंग का स्टेटमेंट आया था कि एजुकेट करो इन बच्चों को, कल्चर में जो चीज़ें सीखने को मिलती है
वो चीज़ें ये अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। हमारे यहाँ पर भी कास्ट को, रिलीजन को लेकर के कितनी समस्याएं रही हैं, जिनको हैंडल करने के लिए महात्मा फुले, श्री नारायण गुरु, बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर पेरियार ईवी रामास्वामी, इन्होंने मिलकर के लोगों को एजुकेट किया, सोशल इमेंसिपेशन पे फोकस किया कि हाँ, हमारे ये जो जातिवाद को लेकर के जो हमारे गैप्स हैं, अपर लोअर कास्ट, इनसे मुक्ति दिलाई हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ आज भी हमारे यहाँ पर चल रही है। देखो, रिजल्ट भी मिले हैं पर मुश्किलें भी हैं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो गया। बोलो, यही चीज़ अब हमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत, स्पोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और माइकल होल्डिंग की इस लर्निंग से या फिर जो स्टेटमेंट्स हैं, इससे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी लर्न करने की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ रहा है? रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन किसी बेस पे नहीं होना चाहिए। इवन हमारा आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी हर तरीके का में जो RRCSP, रेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आप किसी से के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से एनविसाज्ड है। तो इन चीज़ों पर हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है और उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन का एक फैक्टर क्या होता है कि आप लर्न करो, फिर उसको अपने बिहेवियर में इंप्लीमेंट करो, तो आप एजुकेटेड हो। समझ रहे हो? एक तो लिटरेसी होती है, पढ़ना लिखना कितना आ रहा है, साक्षरता जिसको बोलते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा का मतलब हो गया कि आपने जो लर्निंग्स ली है, क्या आप उनको बिहेवियरली इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं। एक अनपढ़ है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, वो एजुकेटेड हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही है। आइडिया पेज वाला पोर्शन है वो जल्दी कवर कर दूंगा, या तो हो सका तो कल कर दूंगा, क्योंकि आज शाम को मुझे न्यूज़ वाला कल का वीडियो बाकी है। तो ऐसे में आज मैं पहले ऑक्यूपाइड हूँ, कल देखते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।